अदरवाइज मैं आपको एक दो क्वेश्चंस देती हूँ करने के लिए, वो आपने करने हैं रिगार्डिंग ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज। आपको डेफिनेशन तो पता चल ही गई होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी? एंड बेसिकली दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस. So orthogonal trajectory, you have been all observed that the solution of first order differential equations contains only one uh, arbitrary constant. Am I right? तो जब one arbitrary constant है, obviously one arbitrary constant आता है in case of first order differential equation. Two arbitrary constants आएंगे second order differential equations, and three arbitrary constants arises in which you have the third order differential equation is given. So you have been observed that the solution of first order differential equation contains one arbitrary constant. When this constant is assigned different values, then we get one parameter family of the curves. अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं वाइट बोर्ड, लुक एट दैट। ये वाइट बोर्ड शेयर हो रहा है? Yes, ma'am. चलिए पूछे जरा क्वेश्चंस मुझसे ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी के बारे में। मैम वहाँ तो उन्होंने ना जब पैराबोलिक ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी सॉल्व किया था, उन्होंने चीज बनाई थी, वो कैसे ड्रा कर रहे थे। 39 मुझे आपकी कोई बात समझ में नहीं आई है ड्यू टू डिस्टॉर्शन। जी, रोल नंबर 61। आपका क्वेश्चन भी मुझे समझ नहीं आया। मैंने आप लोगों को वीडियो लेक्चर दिया था, ये सबको पता है या नहीं? रोल नंबर 22। यस मैम, पता है। Where is roll number 22? Excuse me, ma'am. I said where is roll number 22? 54 आपसे बात करती हूँ, म्यूट योर माइक। Yes, ma'am. जी बोलिए। Yes, ma'am. Roll number 22. हाँ जी, मुझे बताएंगे आप कि व्हाट इज ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी? Yes, ma'am. Okay, tell me the question
रोल नंबर 54। मैम मैंने ये पूछना था कि ये जो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री है ये मैम इसके मतलब डिफरेंट केसेस हैं, सर्कल और इलिप्स और पैराबोला और इस तरह के, या मतलब ये बस इक्वेशन गिवन होगी और उसको हमने इस तरह इस वे से सॉल्व करना है और एंड पे ग्राफ बनाना है? ठीक है, और कोई क्वेश्चन पूछिए। मैं बताती हूँ, आंसर अभी देती हूँ, मुझे 2-4 क्वेश्चंस आने दें फिर मैं बता रही हूँ आपको। बोलिए, और बोलने कोई? मैम ये ग्राफ बनाना जरूरी तो नहीं है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 4-5 क्वेश्चंस मुझे बताएं ना, ताकि मैं फिर हर किसी का आंसर एक ही है। आगे चलें। अच्छा, सबसे पहले तो जरा आ जाइए, व्हाट इज ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज। दोनों बच्चों ने जो क्वेश्चंस किए हैं इनको मैं अब एक्सप्लेन करती हूँ फ्रॉम द वेरी फर्स्ट साइड। पिछली दफा फर्स्ट सेमेस्टर में तो मैंने कोई 2-4 नंबर बढ़ाकर कोई पास कर दिया था ना आप लोगों को। अब सेकंड सेमेस्टर में ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये मैं आप लोगों को बता दूं। आप लोगों के एग्जाम शुरू हो रहे हैं 19th से। कंफर्म नहीं है अभी। ओके, जब भी डेट शीट आपको कंफर्म हो जाती है देन यू हैव टू आस्क हसीब, आप जरा मुझे ना सेंड करना, या आमना मुझे सेंड कर दें, ठीक है, डेट शीट, क्योंकि मेरे पास अभी सिर्फ लेटर आया है 92 ऑनवर्ड स्टार्टिंग द पेपर्स का। ठीक है, यस मैम। अच्छा, अब ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री में फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो बात अभी एक्सप्लेन की थी कि यू हैव बीन ऑब्जर्व दैट द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेन्स ओनली वन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। जितने भी आपने उसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट किए थे उसमें एक ही कांस्टेंट आ रहा था। व्हेन दिस कांस्टेंट, मतलब आप कोई भी इक्वेशन लिखते हो, अगर आप लोग y इज इक्वल्स टू लिख रहे हो, आपके पास आ रहा है e रेज टू द पावर x plus e raised to the power minus x plus c। ये देखो, ये वन आर्बिट्ररी कांस्टेंट अराइज हो रहा है यहाँ पर। अब लुक एट दैट, अगर मैं when this constant is assigned different values then we get one parameter family of the curve। इसीलिए इसको फैमिली ऑफ अ कर्व कहा है। सी की जितनी एक वैल्यू तो होगी नहीं, एक कोई एग्जैक्ट वैल्यू तो होगी नहीं, इसकी डिफरेंट वैल्यूज होंगी, तो वो जो सोल्यूशन आएगा उसको हम लोग कह देते हैं कि दिस इज द फैमिली ऑफ द कर्व। और यूजुअली डिफरेंशियल इक्वेशंस में अब जो बात मेरी सुनने वाली है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि फैमिली ऑफ द कर्व जो होंगी ना वो आपके पास गिवन होगी। किस फॉर्म में गिवन होगी? एफ ऑफ एक्स वाई एंड सी। इसको आप बोलोगे, ये गिवन फॉर्म है, मतलब आपका क्वेश्चन हमेशा सी कांस्टेंट की फॉर्म में गिवन होगा। ठीक है, रोल नंबर 54 इज दिस फॉर यू स्पेशली। सी कांस्टेंट की फॉर्म में आपके पास कोई भी कर्व गिवन होगी, ठीक है, उसको आप समझोगे कि ये फैमिली ऑफ द कर्व एक हमें दे दी है। अब हम लोगों ने अदर फैमिली ऑफ द कर्व जो है वो फाइंड आउट करनी है। मतलब आप कह दोगे कि आपका आंसर जो आएगा वो जर्नली अगर मैं लिखूं, इट विल बी रिटन एज जी ऑफ एक्स वाई एंड के is equals होंगे। अभी मैं क्वेश्चंस लिखूंगी वो सब के सब सी फैमिली में होंगे, सी कांस्टेंट में होंगे। ठीक है, वो वन फैमिली ऑफ द पैरामीटर, वो वन पैरामीटर है फैमिली ऑफ द कर्व्स की। आपका जो आंसर होगा उसको आप लोगों ने के में डिनोट करना है। अब होता ये है कि क्या होती है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री, हम कह देते हैं कि लेट
g x y k is equals to 0 be another family of the curve with parameter k if each family intersected orthogonally by every other family, then families are called orthogonal trajectories. इस पे आप अपने क्वेश्चन के ऊपर आप सुटेबल प्रोसीजर्स करते हो, जो मैं बताती हूँ अभी प्रोसीजर क्या है, उसके बाद आपके पास आंसर आ जाता है के फॉर्म में. अब इट विल बी अंडरस्टूड इन द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज. Just wait a minute. अब ये अंडरस्टूड होगा ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज में कि ये दोनों फैमिलीज एक दूसरे को अगर इसका ग्राफ बनाए तो वो कहाँ पर इंटरसेक्ट होता है, ऑर्थोगोनली इंटरसेक्टेड होते हैं. उनका एंगल कितना होता है. अगर एक सर्कल दिया हुआ है, सर्कल में क्वेश्चन है जो टीचर ने आपको दिया हुआ होगा, वो आपके पास है एक्स स्क्वायर, जो वीडियो में करवाए हुए हैं ना, यही हम लोग क्लास में करवाते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर. ये किया हुआ था जी मैम. जी. ये आपके पास एक सर्कल था, इसके ऊपर आप लोगों ने सुटेबल प्रोसीजर करके आपके पास इन द एंड आंसर आ गया y इज इक्वल्स टू के एक्स. ठीक है, ये जब आंसर आ जाता है, ये आपके पास आंसर है. ये आपके पास सर्कल है और ये आपके पास स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशंस हैं. सर्कल रेडियस आर के साथ है, कोई बात नहीं, सी के साथ भी आप लिख सकते हो. और के आपके पास अनदर फैमिली आ गई, ये वाला अनदर फैमिली का आंसर आ गया. अब क्या होगा, ये अंडरस्टूड होता है कि एक आपके पास यूं सर्कल्स बन रहे हैं, रेडियस 1 2 3 4 5 6 और y इज इक्वल्स टू k की डिफरेंट वैल्यूज के लिए ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है. ये आपके पास ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी बन रही है. इनका जो एंगल है वो कितना आता जाएगा आपके पास, ये एक दूसरे को, सर्कल और लाइंस एक दूसरे को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करेंगी. ठीक है. अब अगर मैंने दे दिया, कुछ फैमिलीज को आप लोग जानते हो, कुछ फैमिलीज को आप लोग नहीं जानते. ये देखें सी एक्स स्क्वायर, ये पता है हम सबको कि ये आपके पास पैराबोलाज है, ऐसे ही है ना, पता है ये y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर की फैमिली के सारे के सारे Yes, ma'am. इस किस्म के पैराबोलाज बन रहे हैं. जी मैम. ये पैराबोलाज आ रहे होंगे. अच्छा, अब जब इस पे मैंने सूटेबल प्रोसीजर किया जो हमारे पास गिवन है, इससे आपके पास आंसर आ रहा है एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 1 इज इक्वल्स टू के. ठीक है, ये आंसर आ गया आपके पास. ये अनदर फैमिली है. अब अंडरस्टूड है, ये एलिप्स की इक्वेशन है. अब अंडरस्टूड है कि एवरी पैराबोला इंटरसेक्ट एवरी एलिप्स एट 90 डिग्री. ठीक है, यूं आपके पास ये एलिप्सेस आ जाएंगे. अच्छा, अब दूसरी 90 डिग्रीज पे कैसे होगा? हाँ, ये ग्राफिकली बातें हैं. अभी हम लोग क्योंकि आप लोगों के लेवल पर जर्नली डिस्कस करते हैं, बट जब मैं एमएससी को पढ़ाती हूँ तो मैं पहले तो मैं सी की डिफरेंट वैल्यूज लेके 1 से शुरू करके -1 फिर 2 -2 3 -3 4 5 पैराबोलाज बनवाती हूँ. वही टेबल बना बना के पैराबोलाज बनाने हैं. फिर जो आंसर आता है उसमें के की डिफरेंट वैल्यूज देके हम लोगों ने प्लस माइनस वैल्यूज देके वो बनाने हैं, एलिप्सिस बनाने हैं. उसके बाद इनकी एंगल चेकिंग होती है, वो एक डिफरेंट प्रोसीजर है. लेकिन अब मैं आंसर, उसी क्वेश्चन के आंसर पर आती हूँ कि आप लोगों ने ग्राफ, क्योंकि सिंपल इज दैट कि आप लोगों, कुछ फैमिलीज के साथ तो आप फेमिलियर हो, लेकिन कुछ फैमिलीज के साथ आप फेमिलियर नहीं हो, इसलिए ग्राफ बनाना इज वेरी डिफिकल्ट. तो मैं आप लोगों के लिए ये कहती हूँ कि आप ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी मुझे फाइंड कर दें और ये अंडरस्टूड होगा कि वो दोनों जो फैमिलीज हैं वो एक दूसरे को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करेंगी. ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है. अब फॉर एग्जाम्पल ये देखिए,
अच्छा ये देखिए, अगर मैं आपसे क्वेश्चंस डिस्कस करूं इसके, तो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। जैसे लिखा हुआ है, ये करके देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी एक्स। एक क्वेश्चन ये करें, एक क्वेश्चन अगर मैं दे दूं, एक्स वाई इज इक्वल्स टू सी। एक आप ले लीजिए, वाई इज, इनको नोट कर लें, वाई इज इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर सी एक्स। एक ले लीजिए ये वाला लास्ट वन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2cy। ठीक है, अब ये देखो, ये जितनी मैंने 1 2 3 4 4 क्वेश्चंस लिखे हैं, ये आपके पास सी की फॉर्म में है। अब इनके जो आंसर्स आप लोगों ने फाइंड आउट करने हैं, वो किस फैमिली में मुझे देने हैं, के में देने हैं। अब प्रोसीजर क्या होता है जी, अब मेन बात आ गई कि जो मैं बार बार एक बात कहती जा रही हूँ कि प्रोसीजर है जी, प्रोसीजर करके आप लोगों ने उसकी अदर फैमिली फाइंड आउट करनी है। अब प्रोसीजर्स क्या हैं, आप लोगों ने नोट कर ही लिया होगा कि प्रोसीजर हमारे पास आता है, जैसे एक क्वेश्चन मैडम ने करवाया कि एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर था, सर्कल था, ये ले लीजिए। आपने इसको डिफरेंशिएट किया था, लिखते जाओ। फर्स्ट स्टेप इज डिफरेंशिएट द गिवन फैमिली। यहां से जब डिफरेंशिएट किया तो y डैश या dy बाय dx आपके पास आ जाता है, दोनों लिख सकते हो, बच्चे इसमें भी कंफ्यूज ही रहते हैं। इज इक्वल्स टू, ये आपके पास आ गया माइनस एक्स ओवर वाई। ये आपके पास फर्स्ट स्टेप है। इन सारे क्वेश्चंस में व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, यू हैव टू टेक द डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स। अगर कहीं पर c आ जाता है तो c की वैल्यू यहां से ही फाइंड आउट करोगे। c की वैल्यू आपके पास हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स। नेक्स्ट सेकेंड स्टेप, फाइंड स्लोप ऑफ, फाइंड स्लोप ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। ये तो टीचर ने सारा वहां पर एक्सप्लेन किया हुआ था। स्लोप ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री क्या हो जाएगी, ये अब आप लोगों ने डेरिवेटिव्स पढ़ नेगेटिव रेसिप्रोकल। जी, आप लोग डेरिवेटिव्स पढ़ के आए हो, ये वाला पॉइंट डेरिवेटिव से आता है। पता होना चाहिए आपको कि एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप मस्ट बी इक्वल्स टू -1, सो यू हैव टू टेक द रेसिप्रोकल विद नेगेटिव साइन। तो ये आपके पास हो जाता है y ओवर x। मतलब स्लोप ऑफ ओ टी को भी हम डिनोट करेंगे फ्रॉम डी वाई बाय डी एक्स के साथ, विच इज इक्वल्स टू वाई ओवर एक्स। ये देखें, एक डिफरेंशियल इक्वेशन अराइज हो गई। फर्स्ट स्टेप, टेकिंग द डेरिवेटिव एंड फाइंड डी वाई बाय डी एक्स। सेकेंड step will be write down the slope of the orthogonal trajectory by taking the reciprocal of the derivative, वो जो आपने डेरिवेटिव लिया हुआ था वो आ गया। अब ये देखिए, ये फर्स्ट ऑर्डर, ऑब्वियसली हम एप्लीकेशन करें, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। सो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर आएगी, और फर्स्ट ऑर्डर को सॉल्व करने के 4 मेथड्स हैं आपके पास, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, होमोजीनियस, लीनियर एंड एग्जैक्ट। उन चारों मेथड से आपने डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। अब आप लोगों को इसको सॉल्व करने का मेथड पता है, आपने क्या करना है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से इसको सॉल्व कर लेना है, और इन द एंड आपके पास आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा y इज इक्वल्स टू के एक्स। ठीक है, तो बस आप लोगों का ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का आंसर यहाँ तक होता है। एनी अदर थिंग?
एक्सक्यूज मी मैम, जी मैम स्लोप ऑफ और ये जो ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी के बारे उसके बाद में जो आपने किया है लास्ट मैम, डिस्टॉर्शन की वजह से आपकी बात समझ नहीं आई थी, रिपीट हाँ कर जी सकती हैं काइंड? जी जी, ये जो स्लोप है, स्लोप को तो हम हमेशा ऑलवेज डिनोट करेंगे फ्रॉम dy बाई dx, ठीक है। इसलिए मैंने स्लोप ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी को भी लिख दिया dy बाई dx। ये आपके पास स्लोप आ गया ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का, विच विल बी गिवन फ्रॉम द बैक स्टेप कि आपने यू हैव टू टेक द रेसिप्रोकल विद द नेगेटिव साइन। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इसका रेसिप्रोकल ले रहे हो तो y ओवर x हो गया। उसके बाद दिस गिव्स यू द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसको सॉल्व किया मैंने विद द हेल्प ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। ओके मैम, थैंक यू। ये क्वेश्चंस जो हैं, ये चारों क्वेश्चंस आप अपनी प्रैक्टिस में कर लें विद द हेल्प ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी से। जी क्लियर है? सब लोगों ने नोट कर लिए? यस मैम। Yes, ma'am. जी रोल नंबर 39 आपका अभी क्वेश्चन आया हुआ है मुझे कि फैमिलीज का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया। ग्राफ तो आपने करना ही नहीं है ना? चलिए आइए जरा नेक्स्ट काम की तरफ। अच्छा जी, आपका सेकंड टॉपिक जो आता है ना अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स में, उसमें दूसरा टॉपिक हमारे पास आता है, लिखा हुआ है आप लोगों के कोर्स कंटेंट्स का जो पेज मेरे पास है उसमें ये है जी, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स, ठीक है। बट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का प्री रेक्विजिट्स क्या है? उन्होंने लिखा हुआ है कि प्री रेक्विजिट्स में ये दो चार चीजें बतानी है। मैं इसको प्रॉपरली स्टार्ट करती हूँ विद मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स से। ठीक हो गई बात? मीन्स आपका सेकंड टॉपिक में चार कंटेंट्स आते हैं। नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, नंबर 2 सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, एंड नंबर 3 आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, राइट। ये एक टॉपिक है जिसके 3 कंटेंट्स हैं। अब मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स सब बच्चे पढ़ के आए हैं? यस मैम, पहले पढ़ा हुआ है। पता नहीं सिर्फ हसीब ने ही पढ़ा हुआ है या 58 पढ़ा हुआ रोल है नंबर या 39 रोल नंबर है। उसके पढ़ा बाद हुआ है। मैम पढ़ा है, मैम पढ़ा है। गुड गुड गुड। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स को थोड़ा सा मैं अपने वर्ड्स में नोट आपको डिस्कस करती जाती हूँ। दिस इज चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम, एक अच्छी बुक थी हमारे पास जहाँ से मैंने ये आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 जो है अपलोड कर दिया। ये जस्ट आप लोगों के लिए इसलिए मैंने दिया कि कहाँ से ढूंढते फिरेंगे मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स को, इसको गो थ्रू किए बगैर हम आगे नहीं जा सकते। सो दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एज अ क्विज पॉइंट ऑफ व्यू। सो
मैं सिर्फ इसको जर्नली डिस्कशन करूंगी, जिसने जितना पढ़ना है इसमें से, आप लोगों के पास बुक का चैप्टर पढ़ा हुआ है, आप लोग यहाँ से इसको पढ़ सकते हो। अब सबसे पहले तो मैट्रिसेस का सबको पता है कि अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ एलिमेंट्स विच आर नॉर्मली अ नंबर्स कैन बी रिटन इन द पैरेंथेसिस और द ब्रैकेट्स, एंड जर्नल फॉर्म जो है वो आपके पास ये होती है, एंड इन द पैरेंथेसिस के अंदर अगर हम लोग ये अरेंजमेंट दे देते हैं तो दिस इज कॉल्ड द मैट्रिसेस, एंड ईच एलिमेंट इन द अरे इज कॉल्ड एन एंट्री ऑफ द मैट्रिक्स, और इसको यू कैन यूजुअली डिनोटेड बाय एनी कैपिटल लेटर, कोई अल्फ़ाबेटिक इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, कोई नंबर्स, कुछ भी आप लोग कह सकते हो। एंड वी आल्सो नो दैट के मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ अ रो एंड अ कॉलम। अब क्योंकि इसकी डायमेंशंस हमारे पास प्रॉपरली गिवन है कि A11 से लेकर A1n तक है, सो दैट इज दिस इज कॉल्ड द रो वेक्टर, इसको वेक्टर भी बोलते हैं। मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स और वेक्टर का आपस में बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन है, और इसी तरह देखो अगर कॉलम को चेक करते हो तो A11 से लेके AM1 तक हमें सारी की सारी उसकी डायरेक्शंस का पता है, डायमेंशन भी हमारे सामने है, सो हम लोग उसको कह सकते हैं कि दिस इज नोन एज द कॉलम वेक्टर। ठीक है, आगे ये एक एग्जांपल दी हुई है, यू हैव टू चेक बाय योर ओन। अब प्रॉपर डेफिनेशंस, या आप इसको कह सकते हो कि इसको हम लोग किस फॉर्म में मैट्रिसेस को आगे लेके जा सकते हैं इन द मैट्रिसेस, इसको देख सकते हो विद द हेल्प ऑफ द ऑर्डर। तो आपको पता है कि ऑर्डर इज डिनोटेड बाय दीज थ्री वेज, ए एम क्रॉस एन, ए एम मल्टीप्लाइड बाय एन, ए आई जे आपके पास एंट्रीज हैं, उसको एम मल्टीप्लाइड बाय एन, m into n ब्रैकेट के साथ लिख सकते हो। अ मैट्रिक्स विद m रोज एंड n कॉलम्स इज कॉल्ड एन m by n मैट्रिक्स। तो क्या कहते हैं, इसको आप लोग लिख सकते हो सिम्बॉलिकली लाइक दीज। ये देखिए मैंने 3 फॉर्म्स यहाँ पर आपको दे दी हैं, इन तीनों फॉर्म्स में से जो फॉर्म आपको अच्छी लग रही है वो आप कर सकते हो। कंपैरेबल मैट्रिसेस क्या होती हैं? कंपैरेबल मैट्रिसेस, 2 मैट्रिसेस आर सेड टू बी कंपैरेबल इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। ठीक है, ये मैट्रिसेस आपके सामने हैं 2 by 2 और 3 by 3 की, इसको देख सकते हो। कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या है? फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल, for the corresponding entries, you have the 2 matrices of the same order, and the entries in the same row and the same column are said to be corresponding. For example, in this example you have to say that 4 and C are the corresponding entry, 2 and A are the corresponding entries, -3 and B are the corresponding entries, and so on. Next will be, you have to take the negative of a matrix by multiplying negative with each entry of the matrix, so it will giving you the negative of the matrix. Equal matrix, if there two matrices A and B are said to be equal if their corresponding entries are the same. ठीक है, corresponding entries कब सेम होंगी? if the matrices are in the same order. So you have to say that the 2 matrices of different orders can never be equal. एक ही बात है। अब ये देखिए, ये आपके पास एक मैट्रिक्स क्वेश्चन दिया हुआ है इक्वल मैट्रिक्स की फॉर्म में। इसमें यू हैव टू फाइंड आउट x and y. इट इज़ वेरी इजी, यू कैन चेक बाय योर ओन। null matrix में each entry will be 0. if every entry of the matrix is the number 0, then the matrix is said to be the null matrix or zero matrix. Square matrix क्या होती हैं जी? a matrix in which number of columns are equals to the number of rows. ठीक है, this is called the square matrix. And if the matrix is not square, means if the number of columns are not equal to the number of rows, then it is referred to as a rectangular matrix. उसको rectangular matrix भी बोलते हैं। कहीं पर कोई बात समझ नहीं आ रही ना, तो मुझे यू हैव टू इंटरप्ट, मुझे कर सकते हो इंटरप्ट, और मैं ताकि फिर आगे बात कर लूँ। वैसे तो ये वो सारी जी जी मैम एक क्वेश्चन है कि ये भी मतलब मिड्स में इंक्लूडेड है?
हाँ जी, ये कोई क्वेश्चन नहीं था, इससे रिलेटेड नहीं था। Next have the leading diagonal. Basically, you have two types of diagonals in the matrices. One is the leading diagonal or principal diagonal, and second is the secondary diagonal. ये देखें, first of all, you should have the square matrix will be there. ठीक है, square matrix होगी तो आपके पास leading diagonal का concept आएगा. And ये देख लीजिए principal diagonals. For the principal diagonal, the diagonal from the top left to the bottom right of the square matrix is called the leading diagonal or principal diagonal. अगर मैं इसको change कर दूं, the diagonal from the top right to the bottom left, then it is known as the secondary diagonals. ठीक है, but you should have the square matrices here. अच्छा, नेक्स्ट इसी से रिलेटेड बात है ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स. ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स होता है कि इफ सम ऑफ एलिमेंट्स इन द लीडिंग डायगोनल, ईदर इट इज फ्रॉम टॉप लेफ्ट टू द बॉटम राइट और फ्रॉम द टॉप राइट टू द बॉटम लेफ्ट, यू जस्ट, आपका कॉन्सेप्ट ये होता है कि सम ऑफ द एलिमेंट्स इन द लीडिंग डायगोनल इज नोन एज द ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, और इसको स्पर भी बोलते हैं. ये देखिए करके दिखाया हुआ है 3, 6 and 9. These are the entries of the leading diagonal. इनको सम कर दोगे तो आपके पास ये आ जाएगा. ठीक है, यस मैम. यस मैम. मैम मुझे नेक्स्ट क्लास के आ गई हैं मैसेजेस, तो अभी के लिए ये मैं इतना ही रखूंगी. राइट, ओके. आप लोग ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज के क्वेश्चंस करो, किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे पे डिस्कस कर लें. ओके मैम. थैंक ओके. यू वेरी मच फॉर द डे. अल्लाह अल्लाह हाफिज़ में.